तब्दीली वहां नहीं रही। तब्दीली क्यों निकाला मुझे? तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। आज की सबसे बड़ी सबसे अहम खबर तो ये है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने अलविदाई दौरे शुरू कर दिए हैं। कल उन्होंने पेशावर का दौरा किया, आज सियालकोट और मंगला गैरजन का दौरा किया और एक अहम तरीन तैनाती नवंबर की, जिसके गिर्द महसूस बज़ाहिर ये लग रहा है कि पाकिस्तान की तमाम तर सियासत इसी एक तैनाती के गिर्द घूम रही है और तमाम जो इस वक्त सियासी मसला या इस वक्त जो एक सियासी स्ट्रेस है पाकिस्तान में मौजूद, वो शायद इसी एक तैनाती के गिर्द घूम रहा है। यहाँ तक कि आज साबिक वज़ीर दाखिला और इमरान खान के बड़े अहम इत्तेहादी शेख रशीद, उन्होंने एक नई फुलझड़ी छोड़ दी। उन्होंने कहा कि जी एक तैनाती सब पे भारी हो चुकी है। साथ ही शेख रशीद ने यह भी कह दिया कि नवाज शरीफ ने जितने भी आर्मी चीफ लगवाए सबके साथ उनका झगड़ा हुआ और इस बार भी जो आर्मी चीफ लगाया जाएगा वो मुतनाज़ा हो जाएगा अगर वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ लगा रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि बावजूद इसके कि आर्मी चीफ की तरफ से बारहा ये कहा जा चुका है कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे, वो मज़ीद कंटिन्यू नहीं करेंगे अपने ओहदे पे। अलविदाई मुलाकातें भी आज से उन्होंने स्टार्ट कर दी हैं, जिसकी बाकायदा एक प्रेस रिलीज़ भी ISPR की तरफ से आ गई है। लेकिन क्या वजह है कि पाकिस्तान में कुछ मखसूस हलकों को इसका यकीन नहीं है, इस पर एतमाद नहीं है, इस पर इत्मीनान नहीं आ रहा और यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज वज़ीराबाद से अपना लॉन्ग मार्च दोबारा इसका आगाज़ कर दिया है और इमरान खान ने इस लॉन्ग मार्च से आज खिताब भी किया है। अपने मुतालबात एक बार फिर उन्होंने सामने रखे हैं जो कि जल्द और फौरी इलेक्शन के हवाले से है और ख़ुद पर होने वाले कातलाना हमले की गुफ्तगू भी उन्होंने की और उसका इल्ज़ाम एक बार फिर से उन्होंने वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और एक सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर पर लगाया और उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक इन सब चीज़ों को सॉर्ट आउट नहीं किया जाता, इस वज़ीराबाद कातलाना हमले की तहकीकात इमरान खान ने कहा कि उनकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं हो जाती, तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। सो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च आहिस्ता आहिस्ता एक बार फिर पिंडी और इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहा है। सो इमरान खान के अब मकासद क्या हैं? इस वक्त जितने भी बाखबर ज़राए बता रहे हैं वो यही है कि इमरान खान इलेक्शन का मुतालबा बज़ाहिर तो कर रहे हैं, लेकिन जो उनका खुफिया मुतालबा है या जो उनकी खुफिया ख्वाहिश है वो आर्मी चीफ की तैनाती अपने हाथों से करवाने की है। यानी कि वो ये नहीं चाहते कि मौजूदा हुकूमत आर्मी चीफ को तैनात करे। इमरान खान चाहते हैं कि इससे पहले ही किसी भी सूरत हुकूमत गिर जाए, इमरान खान वापस आ जाएं असेंबली में, वज़ीर आज़म भी बन जाएं। कुछ ज़राए के मुताबिक ख़बरें सामने आ रही हैं, लेकिन अब चूँकि 2 या 2.5 हफ्ते रह गए हैं, 29 नवंबर आखिरी तारीख़ है इस अहम तरीन तैनाती की। सो इतने कलील अरसे में जमहूरी तौर पर, आइनी तौर पर, कानूनी एतबार से ये मुमकिन नज़र नहीं आता कि मौजूदा हुकूमत जो है वो गिर जाए या गिरा दी जाए और जो इमरान खान के मुतालबात हैं ज़ाहिरी या पोशीदा वो पूरे हो जाए। सो इमरान खान इस लॉन्ग मार्च के ज़रिए हासिल क्या कर सकेंगे? एक तो ये अहम सवाल है। इसी के साथ दूसरा अहम सवाल ये है कि हुकूमत इमरान खान को टैकल किस तरह से करेगी। क्या खुदा न खास्ता वज़ीराबाद किस्म का कोई और सानहा, कोई और वाक़या हमें रूनुमा होता हुआ नज़र आ सकता है? हुकूमत की स्ट्रैटेजी क्या है? अभी तक हुकूमत की तरफ से इस पर कोई वजाहत नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन में ही मौजूद हैं, मुलाकातें उनकी मुसलसल हो रही हैं नवाज शरीफ के साथ। वहाँ से सहाफ़ी ख़बर लेने की कोशिश भी कर रहे हैं कि आर्मी चीफ़ की तैनाती के हवाले से और इमरान खान के लॉन्ग मार्च के हवाले से हुकूमत की सोच क्या है, हुकूमत की हिकमत अमली क्या है। लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने और नवाज शरीफ ने लगता बज़ाहिर यही है कि तमाम कार्ड्स अपने सीने के साथ छुपा के लगा के रखे हुए हैं और वो किसी को इसकी भिनक भी होने नहीं दे रहे। इसी के साथ अहम सवाल ये भी जनरेट होता है कि आखिर हुकूमत नए आर्मी चीफ के तैनाती का ऐलान इतनी ताख़ीर
इसमें क्यों कर रही है, इसकी वजूहात क्या हैं। अभी कल एक खबर सामने आई थी सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी साहब की कि हुकूमत चाहती है, उसकी ख्वाहिश है कि वो जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन ऑफ़र कर दे। तो क्या अभी भी हुकूमत की ये सोच मौजूद है, बावजूद इसके कि आर्मी चीफ अलविदाई मुलाकातें कर रहे हैं। और इन सब चीज़ों का, इन सब डेवलपमेंट्स का जो अपनी अपनी जगह पे अलग अलग हो रही हैं, इनका इम्पैक्ट क्या होगा पाकिस्तान के आने वाले मंजरनामे पे, और नवंबर के बाद पाकिस्तान की सियासत, हुकूमत पाकिस्तान कहाँ पे खड़ी होगी, इमरान खान कहाँ पे खड़े होंगे, ये बड़े अहम सवालात हैं। इन सवालात के जवाब आज ढूंढने की कोशिश करेंगे प्रोग्राम में। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर सरकर्दा मरकज़ी रहनुमा हैं, सेनेटर हैं सलीम मांडवीवाला साहब, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून से सीनियर रहनुमा हैं, वफाकी वज़ीर तालीम है राना तनवीर हुसैन साहब, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी कोशिश करेंगे कि कोई हमें इस प्रोग्राम में ज्वाइन कर ले। सेनेटर सलीम मांडवीवाला साहब, आपसे सवाल कि आज इमरान खान ने वज़ीराबाद लॉन्ग मार्च अपना फिर से उन्होंने इसका आगाज़ कर दिया है। आर्मी चीफ ने अलविदाई मुलाकातें शुरू कर दी हैं। आप ज़ाहिर है हुकूमत का हिस्सा भी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। हुकूमत के बारे में खबरें आ रही हैं कि शायद उनकी ख्वाहिश है कि वो आर्मी चीफ को, जनरल कमर जावेद बाजवा को एक और एक्सटेंशन ऑफ़र कर दें। शायद यही वजह है कि हिज़्ब इख्तलाफ को, अपोजिशन को, इमरान खान को यकीन नहीं है हुकूमत की नीयत के हवाले से, हुकूमत की तकर्रुरी की नीयत के हवाले से। तो क्या कहेंगे इस पर आप सेनेटर साहब? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जी अगर हुकूमत बाजवा साहब को, जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देना चाहती है या नया चीफ अपॉइंट करना चाहती है, तो ये जो भी हुकूमत है वो ये उसका डिसीजन है। इसमें इतनी परेशानी क्या है, मुझे ये समझ में नहीं आती। हर दफ़ा आर्मी चीफ अपॉइंट हुए हैं, कोई मसला नहीं हुआ। हमारे गवर्नमेंट में भी हुए हैं, PMLN की गवर्नमेंट में भी हुए हैं, मगर इस दफ़ा कुछ ज़्यादा परेशानी है कि पता नहीं बाजवा साहब को एक्सटेंशन मिल रही है, नहीं मिल रही है, नया चीफ अपॉइंट हो रहा है, नहीं हो रहा, कौन हो रहा है। आई डोंट नो व्हाट इज़ द इशू रियली। आर्मी चीफ ने अपॉइंट होना है, आर्मी के ही बंदे ने अपॉइंट होना है, कोई सियासी बंदे ने तो अपॉइंट नहीं होना। तो व्हाट इज़ द बिग इशू? आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे तो नहीं समझ में आता। सर इशू ये है, इमरान खान कहते हैं कि एक तो जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ये लोग चोर हैं। जो उनका बयानिया है वो कहते हैं ये डाकू हैं, ये मुतनाज़िया हैं, ये गलत तरीक़े से हुकूमत में आ गए हैं। सो ये अगर आर्मी चीफ की तैनाती करेंगे या एक्सटेंशन भी देंगे तो उसकी कोई लीगैलिटी नहीं होगी, उसकी कोई मोरालिटी नहीं होगी, उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होगी। असल इशू उनका ये है जो बज़ाहिर है। तो जो मर्जी है बोलते रहें, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। ये तो देखें, आप भी बोल सकती हैं, मैं भी बोल सकता हूँ, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। उनकी अपॉइंटमेंट होनी है, ऑन टाइम अपॉइंटमेंट होनी है, वो होनी है। और पिछले 50 साल से होती रही है। जब भी आर्मी चीफ बना है तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो भी थी उसने अपॉइंट किया है। तो इसको एक कंट्रोवर्सी में डालने की मुझे समझ नहीं आती है कि लॉजिक क्या है, क्योंकि आर्मी के ही किसी जनरल ने चीफ बनना है ना, कोई बाहर से आके तो किसी ने नहीं बनना। तो वो आर्मी का ही, पाकिस्तान आर्मी का ही जनरल होगा। तो इट मेक्स नो डिफरेंस रियली। ये तो दिस इज जस्ट टू मेक एन इशू फॉर नो रीजन। सर आप किसी को भी, सर पीपल्स पार्टी का इस पे क्या मौक़िफ़ है कि एक्सटेंशन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? और पीपल्स पार्टी से मुशावरत हुई है नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से या एक्सटेंशन के ऑप्शन पर भी? देखें, गवर्नमेंट ने जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट होगी वो ज़रूर उन्होंने की होगी, मैं समझता हूँ हुई होगी। और जो भी मिल के सियासी पार्टियां एग्री करेंगी और जो भी प्रपोजल आएगा टू अपॉइंट द आर्मी चीफ, दैट पर्सन विल बी अपॉइंटेड एज आर्मी चीफ। अगर एक्सटेंशन देनी है तो तब भी मिल के डिसाइड करेंगे कि जी देनी है। तो ये तो हमेशा हमारे वक्त भी जब कियानी साहब को एक्सटेंशन दी गई थी तो तब भी हमने मुशावरत करके एक दूसरे से वी टुक दैट डिसीजन। तो इसमें आई डोंट नो व्हाई दिस इशू इज सडनली बिकम सो इम्पोर्टेंट। डज इट मैटर टू यू और मी कि हु इज द आर्मी चीफ? लेकिन आप खुद बताएं। लेकिन सर आप इससे एग्री करेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान की पूरी जो सियासत है, पूरे पाकिस्तान का जो माहौल है वो सिर्फ एक ही तैनाती के गिर्द घूम रहा है। और जितना इस वक्त पाकिस्तान में तनाव का माहौल है, जो बेयकीनी का माहौल है, या जो एक तसादुम का माहौल है, उसकी आप समझते हैं कि बुनियादी वजह सिर्फ एक ये तैनाती है और वो बुनियादी वजह क्रिएट करने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा किरदार है? वो तहरीक इंसाफ के इर्द गिर्द घूम रही है, सॉरी टू से, हमारे इर्द गिर्द नहीं घूम रही, वो उनके इर्द गिर्द घूम रही है।
अब वो उनके इर्द गिर्द घूम रही है तो वो चाहते हैं सारों के इर्द गिर्द घूमे, तो ऐसा है नहीं। I mean, nobody is worried about this appointment, believe me, except Imran Khan himself. And why he is worried, I don't know. What is the logic behind it? कोई उनका रिश्तेदार अपॉइंट होना था जिसके लिए वो वरिड हैं, कोई उनका दोस्त अपॉइंट होना था जिसके लिए वो वरिड हैं, किस लिए वो वरिड हैं? Eventually आर्मी चीफ इज आर्मी चीफ। तो इसमें क्या हो जाएगा अगर उनकी मर्जी से आर्मी चीफ बने या गवर्नमेंट की मर्जी से, वो तो एवेंचुअली ही इज द आर्मी चीफ ना। सर ये बड़ा अहम सवाल है, सब यही सवाल कर रहे हैं कि व्हाई इज ही वरिड। वो कहते हैं कि आई एम नॉट वरिड, मेरा तो ये इशू ही नहीं है, लेकिन इस वक्त बज़ाहिर सबको पता है कि इशू इसी की। सुबह से लेके शाम तक यही बातें वो करते रहते हैं, सुबह से लेके शाम तक यही, और उनके पास और कुछ बात करने को है नहीं। हाँ। या ये बात करते हैं या इलेक्शन की डेट की बात करते हैं, और तो मुझे कोई उनके पास कोई चीज नजर ही नहीं आती। अच्छा, लेकिन सेंटर साहब एक सवाल ये भी जनरेट होता है ना कि फिर हुकूमत इसमें इतनी ताखीर क्यों कर रही है? ये पहली दफा नहीं हुआ होगा कि आर्मी चीफ की जो तकर्री है वो अनाउंस कर दी जाए चंद महीने पहले, चंद हफ्ते पहले। सो व्हाई इज गवर्नमेंट टेकिंग सो लॉन्ग इन दिस सर? That is the wish of the government. They can appoint any time. वो एक दिन पहले भी अपॉइंट कर सकते हैं, एक महीना पहले भी कर सकते हैं, 3 महीने पहले भी कर सकते हैं। ये देखें, दिस इज नॉट एनीबडीज प्रोगेटिव टू आस्क द गवर्नमेंट कि आप क्यों डिले कर रहे हैं भाई। कल आप कहेंगे कि जी सेनेट का सेशन क्यों नहीं कर रहे, कल आप कहेंगे जी नेशनल असेंबली का सेशन क्यों नहीं हो रहा, कल आप कह रहे हैं जी आप मिनिस्टर, भाई ये दिस इज नॉट योर बिजनेस, माइंड योर बिजनेस। आप अपना काम करें, गवर्नमेंट को अपना काम करने दें। हर आदमी को ये फिक्र है और इस पे डिस्कशन है कि जी 15 दिन पहले होना चाहिए। जी 1 महीने कहाँ लिखा हुआ है कि 15 दिन पहले लिखा हुआ है? किस कानून में लिखा हुआ है कि 1 महीने पहले होना चाहिए? तो लेट द गवर्नमेंट डिसाइड व्हेनेवर दे वांट टू डिसाइड। ठीक है। हाँ, अगर वो दे फेल टू अपॉइंट एन आर्मी चीफ, हाँ फिर आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि हाँ जी आपने आर्मी चीफ क्यों नहीं अपॉइंट किया, व्हाट इज द इशू। बट अभी तो जब तक उनका टाइम पूरा नहीं होता, आप उनको टाइम दें कि वो जिसको मुनासिब समझते हैं उसको अपॉइंट करें। ठीक है सर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आफ्ताब जहांगीर साहब मुस्ताफी MNA है, कराची से वो ज्वाइन कर चुके हैं। आफ्ताब जहांगीर साहब, आप चूंकि अभी हमें ज्वाइन किया है, सेनेटर सलीम मानवीवाला साहब, आई डोंट नो अगर आपने उनको सुना है कि नहीं सुना, लेकिन उनका सवाल बड़ा पर्टिनेंट है कि आप लोगों को परेशानी क्यों है आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से। नवंबर के तीसरे हफ्ते में आप लोग यहाँ पे हजारों लाखों लोग अपने कहे के मुताबिक, अपने बयान के मुताबिक क्यों लाना चाह रहे हैं? आप लोग परेशान क्यों हैं? वजह क्या है आखिर आर्मी चीफ की तैनाती पर परेशान होने की, जबकि बावजूद इसके कि आर्मी चीफ ने अलविदाई मुलाकातें भी शुरू कर दी हैं आज से, बल्कि कल से एक्चुअली। बहुत शुक्रिया रीदा कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया बात करने का। राना साहब को, राना तनवीर साहब और सलीम मांडीवाला साहब को मेरा सलाम। देखिए बात यह है कि हम तो कहते हैं कि जी वो ये कह रहे हैं ना भी सलीम मांडीवाला साहब की हमें क्या परेशानी, हमें तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ये राना सनाउल्लाह ने और दूसरे सारे दोस्तों ने, ख्वाजा आसिफ, सब ने ये कहा कि अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में हम अनाउंस कर देंगे, और बहुत ज़्यादा होगा तो पहले हफ्ते के अंदर हम नवंबर के पहले हफ्ते के अंदर अनाउंस कर देंगे जी कौन है आर्मी चीफ। और नॉर्मली होता ऐसा ही है, ताकि लेकिन ये कि भारत ये इनकी वो है, ये करें ना करें इनकी मर्जी है जी, ये जंगल के बादशाह हैं, समझे ना। लेकिन ये कि जो हर वो काम हो रहा है जो पहले नहीं हुआ, कभी आप मुझे बता दें मांडीवाला साहब के जी आखिरी दिन या 1 घंटा पहले अनाउंस हुआ हो कि जी ये आर्मी चीफ होगा, तो देखते हैं क्या होता है। मगर ये कि इस वक्त मुल्क के अंदर ये जो इस्टेब्लिशमेंट है उसका एक बहुत बड़ा रोल है, और मैं समझता हूँ कि ये जो अवाम है इसको ख़त्म करने के लिए अगर ऐलान कर देते कि जी ये हमारा नेक्स्ट आर्मी चीफ होगा तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं था। इबहम किस चीज का है? ये तो एक रूटीन का मैटर है। ये इबहम क्या सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जहनों में मौजूद है? यही तो सवाल कर रहे हैं मांडीवाला साहब के, इबहम क्या है? ये तो रूटीन का प्रोसेस है जिससे टाइम पे हो जाना है। मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा, मांडीवाला साहब कुछ कह रहे हैं। आफ्ताब साहब आपकी तरफ आती हूँ। मांडीवाला साहब कुछ कह रहे हैं जी। मांडवी साहब, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आर्मी के किसी जनरल ने ही चीफ बनना है ना, कोई बाहर से तो किसी ने नहीं आना। ठीक ठीक जी। आफ्ताब साहब, मैं तो ये कह रहा हूँ माजी के अंदर तो ये भी हुआ कि जहाज में बैठे हुए था और जमीन के ऊपर आर्मी चीफ लग गया। भाई बता दे कि जी हमने इनको लगाना है, इनको नहीं लगाना है, खत्म करें बात को, और हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता। हमने तो ये नहीं कहा, हम तो अपनी तहरीक चलाई हुई हमने, इंशाअल्लाह ताला वो अपनी मंजिल पे जरूर पहुंचेगी, और जिस मकसद के चला रहे हैं उस मकसद को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं।
अगर अल्लाह की रजा शामिल होगी तो बिल्कुल हासिल करेंगे। सर आपकी गुफ्तगू भी जारी है, लेकिन मुझे प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक, देन विल कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आफ्ताब साहब, आप लोग आज वजीराबाद से आप लोगों ने लॉन्ग मार्च का दोबारा आगाज भी कर दिया है। अल्टीमेट इसका अल्टीमेट आउटपुट, इसका अल्टीमेट एंड गेम क्या है? नवंबर की तैनाती हो भी जाती है, उसके बाद भी आप लोग बैठे रहेंगे, करेंगे क्या? प्लान क्या है आप लोगों का? क्योंकि रास्ते जिस तरह से आप बंद कर रहे हैं, इस्लामाबाद बंद करने की तो इजाजत आपको वफाकी हुकूमत नहीं देगी। फेडरल गवर्नमेंट क्या करेगी वो मांडीवाला साहब से और राना तनवीर साहब से बाद में पूछूंगी, लेकिन आप लोग क्या करेंगे? इस वक्त पूरा पाकिस्तान बेयकीनी की कैफियत में है कि जी होगा क्या, और ये इंस्टेबिलिटी, या तो आप लोग ये इंस्टेबिलिटी रखना चाहते हैं ताकि पाकिस्तान मुआशी तौर पर कमजोर हो जाए, खुदा ना खास्ता, इस इंस्टेबिलिटी से आप लोगों को हासिल क्या होगा? जब जजिस तहरीक चल रही थी तो उस वक्त क्या मकसद था? वो भी तो गुजरावाला तक पहुंचते हुए फोन आ गया था कि जी भाई हमने आपकी बातें मान ली है जी, ठीक समझे ना, हमने इफ्तिखार को वापस ले लिया है। तो ये चीजें, ये सियासी पार्टियों के अंदर और दुनिया में तहरीकें चलती हैं और इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो अगर पुरअमन तहरीक हो तो उसको मैं हुकूमत को भी चाहिए कि उसको पुरअमन रहने दे, ना कि आप जो है 27 किलोमीटर के अंदर जो आपकी हुकूमत है उसको चारों तरफ से आप सील कर दे और बोले कि जी बस ठीक है आप भी आ जाओ, आप बैठ जाओ बाहर इस पिंडी के अंदर, वो आ जाए, वो पेशावर में बैठ जाए, दूसरा है वो वहाँ पे बैठ जाए, सिंध में बैठ जाए। तो मैं तो ये समझता हूँ कि जिस चीज के लिए हम कर रहे हैं, हम ये कहते हैं कि जी इलेक्शन करवा दिए जाए, अवाम को फैसला करने दिया जाए, क्योंकि कल के सर्वे ने भी ये बताया कि लोग ये कहते हैं कि भाई अवाम के पास चले जाए और इलेक्शन करवा के फैसला ले लें कि अगर वो सर्वोस की इन सर्वेस की बात ना करें। कल परसों एक सर्वे ये भी आया हुआ था, बड़ा मोतबर इदारा है, उसने भी सर्वे कर रखा था कि जी 54% पाकिस्तानी, 64% पाकिस्तानी वो इमरान खान के धरने को, लॉन्ग मार्च को सपोर्ट नहीं करते। और आपने देख भी लिया कि पिंडी में शहरियों ने किस तरह से आज रास्ते खुद खुलवाए हैं। लोग आपके ऊपर गुस्से का इजहार कर रहे हैं कि आप लोगों ने रोड्स क्यों बंद करके रखे हुए हैं। आफ्ताब जहांगीर साहब, आवाम जो है, पाकिस्तान की आवाम गुस्से में है पीटीआई के खिलाफ, तो आप इलेक्शन अनाउंस करके जो गुस्से को अपनी तरफ मुंतकिल कर लें। ओके, इंटरेस्टिंग पॉइंट। आफ्ताब साहब, मांडीवाला साहब, जी आफ्ताब साहब, इलेक्शन तो अनाउंस होंगे, इलेक्शन तो टाइम पे ही होंगे और ऑलरेडी अनाउंस्ड है। मेरे व्यू में तो ऑलरेडी उनकी डेट तो फिक्स्ड है इलेक्शन की, किस दिन केयर टेकर गवर्नमेंट आनी है, कितने महीने पहले कि कब इलेक्शन होना है। अब आप चाहते हैं कि आप पहले इलेक्शन करवाएं, अब वही आपकी मर्जी आ जाती है। इसीलिए आप कहते हैं जी हम अपॉइंट करें आर्मी चीफ, हम इलेक्शन डेट देंगे, वो आप माने, तो ये तो हो नहीं सकता। आप कभी मानते थे हम जब कहते थे कि आप रिजाइन करें और इलेक्शन कराएं? आपने कभी नहीं कराया नहीं कराया। आपको जब तक हमने पार्लियामेंट से वोट करके बाहर नहीं निकाला तब तक आपने इलेक्शन तो नहीं करवाया। तो अब ये अब आप इस गवर्नमेंट से चाहते हैं कि जी आप लॉन्ग मार्च लेके आएंगे तो हम इलेक्शन अनाउंस कर देंगे, वो तो नहीं होना। तो आप मांडीवाला साहब, आप तो बड़े सेफ हैंड में हैं, आपकी तो सिंध में हुकूमत आनी है, तो फिर आपको किस बात का खौफ है? आप तो सिंध के अंदर महदूद हो गए और जिसके खिलाफ आपने लड़ते थे, झगड़ते थे, जिसको रोडों में घसीटते थे, उसके पीछे ब्रीफ केस पकड़ के चल रहे हैं आप। तो आपका तो जहाँ तक है इंटैक्ट, वो तो है पूरा कि जी आप क्यों घबरा रहे हैं? आप सिंध में इलेक्शन करवा दें और जो आप वो लेकर आप आ जाए। लेकिन आफ्ताब साहब, पीपल्स पार्टी सिंध में अगर अपनी हुकूमत तोड़ दे तो क्या आप लोग पंजाब में और केपी में अपनी हुकूमत क्यों नहीं खत्म कर देते? जी सेनेटर साहब, मैं इसका भी क्रेडिट पीटीआई को देता हूं कि ये भी पीडीएम भी पीटीआई की वजह से बनी, ना पीटीआई ये पोजीशन लेती ना पीडीएम बनती। तो आपकी वजह से तो ये सारी चीजें हुई हैं। आपने अच्छा किया ना, आप दोनों दुश्मनों को आपस में मिला दिया। जो कहते थे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, मैं आपको भेजूंगा मांडीवाला साहब, जो वीडियोस हैं आप लोगों की पिछली पुरानी, वो आपको भेजूंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग है, उनको देखा करें। कभी मैं जब बोर होता हूँ ना तो मैं उनको देखता हूँ। मुझे पता है, मुझे आप क्या भेजेंगे, मैं तो देखता रहा हूँ आपसे ज्यादा। मगर द फैक्ट मुझे पता है ना, आप बैठे हैं, तो चीजें हैं, वो तो माजी तो अपनी जगह पर मौजूद है ना। अब जो नई आएंगी ना, वो फिर आप देखेंगे कि भाई मेरे बड़े भाई हैं, आप सारा जिंदगी सदा खुश रहें, मैं आपके साथ चलता रहूंगा, समझे ना। तो ये तो आप जब नहीं आएंगी तो वो देखेंगे। आफ्ताब साहब, ये दिलचस्प नोक-झोंक तो
चलती रहेगी। लेकिन मैं सेनेटर सलीम साहब से एक सवाल करना चाह रही हूँ। सेनेटर सलीम साहब, क्या हुकूमत की स्ट्रेटजी क्या है? किस तरह से आप इमरान खान का लॉन्ग मार्च टैकल करेंगे? पिंडी वो पहुंच जाएंगे, पिंडी से इस्लामाबाद फिर वो आना चाहेंगे, प्लस इतनी इंस्टेबिलिटी में आप लोग गवर्नमेंट सस्टेन तो नहीं कर पाएंगे ना। तो क्या ये बेहतर नहीं है कि आप दावत दे दें, बातचीत की एक मिडिल वे आप ढूंढ लें? आप कह रहे हैं जी अगस्त में खत्म हो जाएंगी असेंबलीज की मुद्दत, उससे पहले का कोई मिडिल वे ढूंढ लें। देखें, हम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हम तो कभी दरवाजे बंद ही नहीं करते बातचीत करने के लिए। राइट। और ये बातचीत बंद करने का भी कॉन्सेप्ट पीटीआई लाई है कि जी हमने बात नहीं करनी, हमने बैठना नहीं है, हमने हाथ नहीं मिलाना। तो भाई सियासत में तो ये काम नहीं होते। ये भी एक नया ट्रेंड आप लेके आए। खुद ही आप कहते हैं जी हमें बात नहीं करनी, खुद ही आप कहते हैं हमसे कोई बात नहीं करता। तो मुझे तो समझ नहीं आती व्हाट पीटीआई लीडरशिप इज लुकिंग फॉर। तो हम तो तैयार हैं बात करने के लिए, कब मना किया है इनको बात करने से? मगर ये खुद बात नहीं कहते हैं जी हम बात करेंगे, फिर कहते हैं जी हमें बात नहीं करनी, हम चोरों से बात नहीं करेंगे। तो जब आप चोर समझते हैं सारी सियासत जितनी सियासत है पाकिस्तान में, आप उनको चोर कहते हैं। सिर्फ एक पीटीआई है जो बड़ी ऑनेस्ट पार्टी है, और बाकी सारे चोर हैं जितने भी पाकिस्तान में, जो इनकी गवर्नमेंट का भी हिस्सा थे। जिनको ये चोर आज कह रहे हैं वो भी इनकी गवर्नमेंट का हिस्सा थे। और वो आज इनको छोड़ के चले गए और इनको खुदाफिज करके इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस किया और इनको निकाल दिया। अब ये कहते हैं कि जी हमसे कोई बात करे। ये क्या मतलब, ये किस किस्म की सियासत है? मुझे समझ ही नहीं आती। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर सलीम मानवी वाला साहब। आफ्ताब जहांगीर साहब, प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल केस के हवाले से मजीद होशरुबा इंकिशाफात सामने आ रहे हैं। जो तफसीलात सामने आ रही हैं वो इंतहाई हौलनाक हैं। तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है पाकिस्तान में और ख़ासतौर पर कीनिया में? कीनिया में कुछ सहाफ़ी जो हैं वो इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और पाकिस्तान में भी कुछ सहाफ़ियों ने इन्वेस्टिगेशन की है। उनसे हम बातचीत करेंगे कि तहकीकात और तफ्तीश आखिर कहाँ तक पहुँची है। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज प्रोग्राम में बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल केस के हवाले से। इस केस की रिपोर्टिंग के दौरान बहुत से हक़ाइक़ ऐसे सामने आ रहे हैं जो कि होशरुबा हैं, बहुत से इंकिशाफात ऐसे सामने आ रहे हैं जो कि होशरुबा है। जो एक नया इंकिशाफ सामने आया वो ये कि अरशद शरीफ के बारे में जो कीनन पुलिस का जो उनके मुख्तलिफ मुतज़ाद मौक़िफ़ हैं, उसमें से एक मौक़िफ़ ये भी था कोई चोरीशुदा गाड़ी है जिसमें बच्चा था, उस बच्चे को बचाने के लिए ये एक मिस्टेकन आइडेंटिटी। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला कह चुके हैं तहकीकाती टीम के पाकिस्तान वापस आने के बाद कि ये मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस नहीं था, ये टारगेट किलिंग करके अरशद शरीफ को कत्ल किया गया। हमारे कुछ सीनियर सहाफ़ी दोस्त कीनिया में भी मौजूद हैं और कुछ सहाफ़ी दोस्तों ने पाकिस्तान में रहकर भी इन्वेस्टिगेशन की है इस केस के हवाले से और बड़े होशरुबा किस्म के इंकिशाफात सामने आए हैं जो कि कड़ियाँ मिला रहे हैं कि अरशद शरीफ को वाकई टारगेट करके कत्ल किया गया। सो आज हम बात करेंगे कीनिया में मौजूद कुछ सीनियर सहाफ़ियों के साथ या जिन्होंने वहाँ पर रह के पिछले कुछ दिनों में कवरेज की है, इस केस की डिटेल्स वहाँ से कलेक्ट की हैं, इस केस के एविडेंसेस वहाँ से कलेक्ट किए हैं और मोतबर सहाफ़ी हैं, मोतबर इदारों के साथ काम कर रहे हैं और पाकिस्तान में रह के भी जो एक सहाफ़ी इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। सबसे पहले इरम अब्बासी साहिबा, जिनका ताल्लुक वॉइस ऑफ अमेरिका से है, कीनिया में ही मौजूद हैं पिछले एक हफ्ते से और वहाँ से मुसलसल करस्पॉन्डेंस कर रही हैं, मुसलसल इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग कर रही हैं। मुर्तज़ा अली शाह साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, जियो न्यूज़ के साथ मुंसलिक हैं, कीनिया में मौजूद थे पिछले दिनों और वहाँ पे बड़ी खोज लगाई है उन्होंने इस केस की सुराग हासिल करने के लिए, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के लिए। और मेरे साथ यहाँ इस्लामाबाद स्टूडियो से मौजूद हैं पाकिस्तान में सहाफ़ी हैं अमारा शाह साहिबा, फैक्ट फोकस के साथ काम करती हैं। फैक्ट फोकस ने वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ मिल के एक बड़ी ज़बरदस्त इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट तैयार की है जो कि मज़ीद एक ग्लेरिंग किस्म के इंकिशाफात करती है कि अरशद शरीफ के कत्ल के पीछे कीनिया पुलिस के मौक़िफ़ में कहाँ कहाँ झोल है और किस किस तरीक़े से ये स्टोरीज़ गलत नज़र आती हैं जो कीनियन पुलिस की हैं। सबसे पहले इरम अब्बासी साहिबा आपकी तरफ मैं आऊँगी, आप कीनिया में ही मौजूद हैं, क्या देखा है आपने वहाँ पे अरशद शरीफ कत्ल केस के हवाले से? मैं सुन रही थी आप एक जगह पहले भी रिपोर्ट कर रही थी कि ये अपेरेंटली टारगेट किलिंग का वाक़या लगता है। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला भी कह चुके हैं कि ये मिस्टेकन आइडेंटिटी नहीं, ये टारगेट किलिंग है। तो आपको वहाँ पर रहते हुए क्या क्या चीज़ें आपके इल्म में आई हैं? इरम अब्बासी।
जी बिल्कुल गरीदा, क्योंकि जैसा आपने कहा मुझे 1 हफ्ता हो गया है और जितना आप इस केस को टिक करने की कोशिश करते हैं, जितने सवालात के जवाब ढूंढते हैं, उतने ही और सवाल जो है वो इकट्ठे होते हैं। और हमें पता है कि 23 अक्टूबर को जब ये वाक़या हुआ, जिस वाक़े में पुलिस की गोलियों से अरशद शरीफ हलाक हुए, उसके बाद से पुलिस जो है मुसलसल अपने बयानात जो है वो तब्दील करती रही है। और जो इब्तिदाई बयान था उनका, उसके मुताबिक ये था कि गाड़ी जो है एक लापता हुई है और उसमें एक मुबैना तौर पर अगवाशुदा बच्चा है। अब जो फैक्ट फोकस और BOA उर्दू ने मिलकर इन्वेस्टिगेशन की है, उसमें जो मर्सिडीज स्प्रिंटर जिसकी इत्तला पुलिस को दी गई थी कि वो गुमी है, उसके जो मालिक है, जो कार ओनर है, उनके इंकशाफात सामने आए हैं। और जैसा कि आपने बताया कि फैक्ट फोकस और BOA उर्दू ने मिलकर ये इन्वेस्टिगेशन की, तो डगलस कॉमो जो है वो इस गाड़ी के ओनर हैं और उन्होंने फैक्ट फोकस को रिटन स्टेटमेंट में जो है बताया है कि किस तरह से उनकी गाड़ी 23 अक्टूबर को वो शॉपिंग के लिए जा रहे थे अपने बेटे के साथ, जो कि 28 साल का है। 28 साल के बेटे के साथ वो शॉपिंग के लिए जा रहे थे और उनकी गाड़ी जो है वो वापस आए तो गाड़ी वहाँ पर मौजूद नहीं थी। और फिर 20 मिनट तक जब रास्ते की उन्होंने कोशिश की बेटे से, उसके बाद उन्होंने पुलिस को बताया कि उनकी गाड़ी गुम हो गई है। और पुलिस के साथ वो लम्हा बलम्हा, क्योंकि उनकी गाड़ी में ट्रैकिंग डिवाइस मौजूद था, तो पुलिस उनकी गाड़ी को लोकेट कर रही थी मुसलसल। और उनके बकौल, उनकी स्टेटमेंट के बकौल कि वो पुलिस के साथ मौजूद थे और वो देख सकते थे कि गाड़ी कहाँ कहाँ गई है। और उनकी स्टेटमेंट के मुताबिक गाड़ी तो जो है वो गाड़ी तो क्या मतलब वो नायरोबी से थोड़ा ही बाहर निकली तो गाड़ी मिल गई। और गाड़ी, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, गाड़ी जो है वो 9:30 पे पुलिस और डगलस जो ओनर है, कार ओनर, उनको गाड़ी मिल चुकी थी। ये तय हो चुका था कि गाड़ी वापस आ चुकी है। बेटा अपनी माँ से मिलने गया था, उनके कुछ मसाइल चल रहे हैं घर के। लेकिन जो पुलिस की स्टेटमेंट है उसके मुताबिक गाड़ी जो कि 100 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर जो रुकावटें खड़ी की गई और उसके नतीजे में GSU की गोलियों से जब अरशद शरीफ हलाक हुए, तो पुलिस की अपनी रिपोर्ट में ये टाइम 10 बजे का बताया गया है। तो ये एक जो इम्पोर्टेंट बात जो कार ओनर ने फैक्ट फोकस और BOA को बताई है, ये एक नई एलिमेंट है और इस इन्वेस्टिगेशन में एक नए पहलू को जन्म देता है। और साथ ही साथ मैंने पुलिस से भी रब्ता किया इस हवाले से कि वो इस नई इन्फॉर्मेशन के बारे में क्या कहते हैं। तो पुलिस के स्पोक्स पर्सन, वो जो कि कल ही उन्होंने अपना औहदा छोड़ा है, वो उनसे कल ही मेरी बात हुई, तो ये कहना था क्योंकि वो खुद ज़ेरे तफ्तीश है पूरा इदारा, तो वो इस पे कमेंट नहीं करेंगे। फिर जो अथॉरिटी यहाँ पे इन्वेस्टिगेट पुलिस को, इंडिपेंडेंट पुलिस ओवरसाइट अथॉरिटी, उनकी कमिश्नर से भी मैंने बात करने की कोशिश की। नए ये जो इंकशाफात सामने आए हैं उनके हवाले से कभी तो उनका जवाब तो नहीं आया, लेकिन कुछ दिन पहले जब मैंने उनका इंटरव्यू किया तो उनका खुद भी ये मानना था कि रोड ब्लॉक्स जो है ये एक गैर मामूली तरीके से सड़क को रोकने का इवन केनियन पुलिस का भी तरीका है। और GSU का इस्तेमाल जो है, इस पर भी सवाल उठाया जा रहा है, लेकिन ये अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। ठीक है मुर्तज़ा, आप बड़े माहिर हैं खोज लगाने में, इन्वेस्टिगेशन करने के, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के। आप कीनिया में रह के भी आए हैं पिछले कुछ दिनों में, आपने वहाँ पर क्या देखा? और आप उस एमओ डंप पर भी आप गए हैं, उस फायरिंग रेंज पर भी आप गए हैं। वकार और खुर्रम ये दोनों कहाँ हैं? ये वकार और खुर्रम जो आखिरी इतला तक वो नैरोबी में ही है। लास्ट वीक तो वो वहीं पर थे, कल तक मैं भी उधर था नैरोबी में, और उस वक्त तक खुर्रम और वकार और उनके एक तीसरे भाई भी हैं, वो भी नैरोबी में ही थे। जो तो क्या ये लोग पुलिस की कस्टडी में हैं या अभी आज़ाद फिर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी तक मैं आपको ये बता दूं कि इनकी पुलिस से सिर्फ एक दफ़ा, ये जो केनिया की पुलिस है, एक दफ़ा उनकी इनसे मुलाकात हुई है। फिर जो पाकिस्तानी इन्वेस्टिगेटर्स हैं उन्होंने इनसे पूछगिछ की है, और उसके बाद जो केनियन इन्वेस्टिगेटर्स हैं उन्होंने कुछ इनसे सवालात इनको भेजे हैं। जो कल हमने, जो आज बल्कि एक जियो और जंग में स्टोरी छपी भी है और शेयर भी हुई है, उसमें केनिया के हुकाम ने इन भाइयों से पूछा है कि अमेरिकन कौन थे उस रात को जो शूटिंग साइट पर मौजूद थे। ये आज न्यूज़ में मेरी स्टोरी छपी है, जियो पे भी आपने खबर देखी होगी। ये अब पुलिस इनसे सवालात पूछ रही है, और ये सवालात पाकिस्तानी इंस्ट्रक्टर ने भी इनको बहुत सारे सवालात भेजे जो अभी तक इन्होंने जवाब नहीं दिए। उनके वकील से आज मेरा रब्ता हुआ और उसका ये कहना था कि वो इस स्टेज पर अपने जो वकला की कंसल्टेशन से चल रहे हैं कि चूंकि एक कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन है, अगर वो कोई बात कहेंगे तो वो उनके खिलाफ जा सकती है। इन दोनों भाइयों का वहाँ पर जो जनरली अगर स्पीकिंग इनका जो बिजनेस वाला ये वेल एस्टेब्लिश्ड है, और इन्होंने जो वहाँ पे जो सेंट्रल नैरोबी है वहाँ इनके काफी बड़े बिजनेसेस हैं। जो एमोडैम जो कैंप है जहाँ पे उन्होंने
शूटिंग साइट बनाई हुई है। ये अमीर लोगों की एक जगह है जहाँ पर आप पैसे देकर वहाँ जाकर प्राइवेट मिलिशियाज भी वहाँ ट्रेनिंग ले सकती हैं, इंडिविजुअल भी ले सकते हैं। अरशद शरीफ को ये नैरोबी से वहाँ पर इसीलिए ले गए थे कि वीकेंडिंग करेंगे वहाँ पे, और अगले दिन 22 तारीख को पहुंचे। 23 तारीख को उन्होंने वहाँ पर शूटिंग भी की। वहाँ पे जो विटनेसेस से मेरी बात हुई, स्टाफ के लोगों ने जो बताया, अरशद शरीफ ने वहाँ पूरा दिन गुजारा और उसके बाद वो वहाँ से जो आया मगाड़ी रोड और किसरियन रोड का जो जंक्शन है जहाँ पर अरशद शरीफ के ऊपर फायरिंग हुई, जिस फायरिंग के बारे में जो पुलिस के पहला वर्जन भी झूठा साबित हुआ, गलत साबित हुआ, उन्होंने जो पहला वर्जन उनका ये था कि एक स्टोलन कार थी जिसको हम उसका पीछा कर रहे थे। उसमें भी सिर्फ इस सेंटेंस से बहुत ज्यादा आते हैं कि वो आ किस डायरेक्शन से रही थी, अरशद किस डायरेक्शन से आ रहा था, और क्या बाप और बेटे का डिस्प्यूट है उस पे आप एक गाड़ी के ऊपर, एक डोमेस्टिक डिस्प्यूट है, फैमिली डिस्प्यूट है, क्या आप दहशतगर्दों की तरह गोलियां चलाएंगे किसी के ऊपर? अगर तो पुलिस के पास जो इंटेलिजेंस होती है, कोई दहशतगर्दी का वाकया है, कोई आर्म मिलिटेंट्स है, कोई दहशतगर्दी होने जा रही है, वो तो समझ में आती है, वो एक कॉन्ट्रडिक्शन थी। फिर गाड़ी के हवाले से बहुत सारी बातें थी, और अब जो लेटेस्ट जो फैक्ट फोकस ने और VOA ने जो स्टोरी की है कि एक्चुअली वो तो बाप, यानी ये हालत है कि जो डगलस सामने आया उसने अपने वकला के लिए जो स्टेटमेंट दी है वो एक्चुअली अपनी जान बचा रहा है कि मुझे इस गेम से ना मारे। एक तो जो उसका सामने आने का मकसद ये है कि कहीं उसको ना ठिकाने लगा दिया जाए, और वो उसने अपनी पोजीशन को बहुत क्लियर कर दिया, लेकिन उसके साथ साथ उसने केनियन पुलिस को बहुत ज्यादा मुश्किल में अब डाल दी है। आपको याद है केनियन पुलिस ने ये भी कहा था सेकंड वर्जन में कि ये पहले उन्होंने कहा कि कार एक्सीडेंट है, फिर उन्होंने कहा मिस्टेकन आइडेंटिटी, और फिर उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ वाली गाड़ी से हमारे ऊपर फायर हुआ और हमने रिटेलिएट किया। ये भी नहीं हुआ। सो पुलिस का ये सारा कुछ जो सामने कॉन्ट्राडिक्शन उनके सामने आ रही हैं, ये इस पूरे मामले को एक हवाले से बहुत ज्यादा गंभीर बना रहा है, और दूसरी तरफ से इसको क्लियर भी ऐसे कर रहा है कि मशकूक बना रहा है। लेकिन ये बात बहुत अब क्लियर होती जा रही है कि ये पुलिस ने उस रात जो भी किया एक्स्ट्रा जुडिशियल किया, उन्होंने इलीगल किया, और उन्होंने उस जो अपने जो उनके कानूनी जो उनके इख्तियारात थे उनसे तजावज आगे बढ़ते हुए उन्होंने अरशद शरीफ के ऊपर गोलियां चलाई। ठीक, हमारा फैक्ट फोकस ने बहुत छोटे अरसे में, बहुत कम अरसे में इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग में अपना एक मकाम बना लिया है। तो आपको ये स्टोरी पे काम करते हुए अरशद शरीफ के कत्ल केस के हवाले से क्या क्या झोल नजर आए हैं अब तक, कीने पुलिस के मौक़िफ़ में, और जो एविडेंसेस आपके सामने आए अभी तक? पहले ही दिन जब वो 23 अक्टूबर को उनके कत्ल की खबर और मारे जाने की खबर सामने आई थी, तो 24 अक्टूबर से ही हम लोग कीनिया में मौजूद मुख्तलिफ लोगों से राब्ते हमारे कायम हो गए थे। कुछ वकला से हो गए थे, कुछ हमारे साथी जो वहाँ पर है उनके थ्रू हमारे वहाँ पे राब्ते हो गए थे। तो पहले दिन से ही उनकी कहानी में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स थे कि उसमें बच्चा था, तो बच्चे के होते हुए तो आप कभी भी फायर नहीं कर सकते। तो हमारे माइंड में शुरू में यही था कि हमें जिनकी गाड़ी गुम हुई है तो हमें उनसे राब्ते की ज़रूरत है। तो जब मिस्टर डगलस से हमारा राब्ता हुआ तो सबसे पहली बात उन्होंने यही की कि मेरा तो बेटा, उन्होंने हमें अपने तहरीरी जवाबात दिए जिसमें वो डॉक्यूमेंट्स दिए जिसमें बताया गया कि बेटा उनका 28 साल का था। तो यहाँ से जो है बहुत ज़्यादा परेशानी की बात है। लेकिन हमने पूछा कैसे हो सकता है कि आपका 28 साल बेटा हो और आप दुकान पे कुछ लेने जाएं, वो पीछे से गाड़ी लेके निकल जाए और वो आपको इन्फॉर्म भी ना करे। बट देन ही एक्सप्लेन के बिकॉज मैं और जो मेरी बीवी, हम 20 साल से एक दूसरे से अलहदा हैं और मेरा बेटा वहाँ रहता है, तो थोड़ी हमें मिसकम्युनिकेशन हो गई और वो गाड़ी लेकर चला गया। लेकिन वो इस बात पर काफ़ी गुस्से में था कि हमने खुद भी बाज़ाब्ता तरीके पर अप्लाई करके बाज़ाब्ता तरीके से दोनों गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स थे वो 24 को ही निकाल लिए थे। उनके रंग में, उनकी शक्ल में, मॉडल में, कंपनी में, हर चीज़ में, नंबर में, ये सारी चीज़ों में बहुत बड़ा फ़र्क है। ऐसा भी नहीं है कि नंबर सेम हो और आपको एक मर्सिडीज़ और दूसरी लैंड क्रूज़र है। तो वो बंदा भी बार बार, जो मिस्टर डगलस है, वो भी बार बार इसी चीज़ पर एम्फसाइज़ कर रहा था कि मेरी गाड़ी उनसे बहुत मुख्तलिफ है। और जब मैंने पुलिस को इतला दी थी तो पुलिस जो सिग्नल्स के थ्रू लाइव ट्रैकिंग करी थी वो पुलिस अपने गैजेट से कर रही थी। हमने ये भी पूछा कि हो सकता है आपके मोबाइल पे आ रहे थे, आपकी पुलिस के साथ कम्युनिकेशन नहीं हो रही थी, लेट कम्युनिकेशन हुई। उसने कहा नहीं, वो उनके अपने। और वो जो गाड़ी जब लोकेट हो गई, बेटे ने 9:30 कॉल किया, तो उस टाइम पे वो जो नैरोबी उनका दारुल हुकूमत है उसी में एक छोटी काउंटी है किसरियन, वो वहाँ पर था। गुम हो जाने और उस काउंटी तक का जो फासला है वो 29.8 किलोमीटर है, जबकि जहाँ पे अरशद को गोलियाँ मारी गई वो 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। और टाइम का भी बहुत फ़र्क है कि जहाँ अरशद को मारा गया वहाँ गाड़ी 4 घंटे में पहुँचनी है वहाँ से जहाँ से गुम हुई। लेकिन जहाँ से ये था, ये 9:30 बजे उसने कॉल करके बता दिया। और हमने पूछा कि जब कॉल करके बता दिया तो क्या आपको पुलिस को बताने में वक्त लगा, क्योंकि आधे घंटे का फ़र्क है अरशद को मारे जाने में
में और आपकी गाड़ी के मिलते, तो उन्होंने कहा कि नहीं वो तो लोकेट और ट्रैक ही उनके गैजेट्स पे हो रही है, वो साथ थे। जब मेरे बेटे से बात हुई थी तो मैंने बेटे को वहाँ पे एक टोटल पेट्रोल स्टेशन है वहाँ बुलाया था कि तुम यहाँ आ जाओ, तो पुलिस ऑफिसर्स मेरे साथ थे, ये उनका बयान था। इरम, मैं क्विकली आपके पास आऊंगी, टाइम बिल्कुल कम रहेगा। एक क्विक क्वेश्चन आपसे कि आप क्या देख रही हैं जो कीनियन पुलिस इस वक्त इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जो वहाँ के प्रीमियर ने भी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को यकीन दिलाया कि शफाफ इन्वेस्टिगेशंस होंगी, तो आपको इन्वेस्टिगेशंस दुरुस्त संप में जाते हुए कीनियन अथॉरिटीज़ की तरफ से नज़र आ रही हैं, और जो पाकिस्तानी टीम यहाँ से गई थी उसकी इन्वेस्टिगेशन भी आपको दुरुस्त और दुरुस्त संप में नजर आई? इरम, देखिए, केनियन पुलिस का आप रेपुटेशन जानती हैं कि यहाँ पे जो आम शहरी हैं वो भी उन पर यकीन नहीं करते, और जो बेशतर जो है उनको फेथ उस तरह से नहीं है, और मशहूर है एक नोटोरियस जो ये स्पेशल स्क्वाड्स है पुलिस की अम्ब्रेला के अंडर, GSU हो गई। अभी जो नए प्रेसिडेंट आए हैं विलियम रूतो, उन्होंने खुद भी पहली दफ़ा इतनी दहाइयों में मावरा अदालत, कत्ल और टॉर्चर और पुलिस की ज्यादतियों के बारे में पहली दफ़ा किसी प्रेसिडेंट ने खुलकर बात की, और उन्होंने इसी महीने अक्टूबर में SSU को डिसबैंड करने का हुक्म भी दिया। तो यहाँ पर तहकीकात के लिए, इंसाफ के लिए जल्द मिलना मुश्किल नजर आता है, लेकिन जो अथॉरिटी है वो भी इस वक्त यही कह रही है कि उनके पास इतनी डिटेल्स है नहीं, और वो कोऑपरेट कर रही है पाकिस्तान के साथ टू बी एबल टू फाइंड आउट कि क्या हुआ था। ठीक, मुर्तज़ा, यही सवाल मैं आपसे करूंगी कि आपको इन्वेस्टिगेशन वहाँ पे दुरुस्त संप में होते हुए, शफाफ होते हुए, बोथ फ्रॉम द कीनियन अथॉरिटीज़ और पाकिस्तानी अथॉरिटीज़, ये आपको दुरुस्त होती हुई नजर आई वहाँ पे? जो पाकिस्तानी इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनका तो रोल अगर आप ओवरऑल देखें तो लिमिटेड है, इसलिए कि उनको तो ये वाकया चूंकि कैनियन सॉइल पे हुआ, वो उसके बाद आए, उन्होंने आके यहाँ पे मुख्तलिफ वो जो शूटिंग साइट है वहाँ पर गए, पुलिस से मिले, इंटेलिजेंस से मिले, उनकी इन टोटल तकरीबन 17 यहाँ पर मीटिंग हुई है, जिसकी आप वो सारी फाइंडिंग लेकर पाकिस्तान गए। मेरा ख्याल है वो रिपोर्ट पब्लिश होगी, आप देखेंगे। लेकिन वो पूरा रिलाई कर रहा है पाकिस्तान केनिया की इन्वेस्टिगेशन पे, क्योंकि अगर केनिया की अथॉरिटीज कोऑपरेट नहीं करेंगी, अगर एक इंडिपेंडेंट और एक सॉलिड इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, तो पाकिस्तान सवालात पूछने से आगे यहाँ कुछ भी नहीं कर सकता। पूरा जो एक्चुअल जो रोल है वो सारे का सारा, जो मैं आपको बता दूं कि जो पाकिस्तानी इन्वेस्टिगेटर्स ने मेरी जो केनिया के हुकाम से बात की थी, उन्होंने अपना जॉब तो बिल्कुल प्रोफेशनली की, लेकिन अब बात आती है केनिया की अथॉरिटीज की। आपको एक सामने एक चीज नजर आ रही है कि ये एक मतलब क्लियर कट असैसिनेशन हुई है, ये रोड एक्सीडेंट नहीं था, और उसके ऊपर पुलिस ने इतने झूठ बोले पिछले 2 हफ्तों में कि ऐसी, यानी इस पुलिस का रवैया, इसका कंडक्ट देख के आपको ये नजर आता है कि पाकिस्तानी पुलिस तो बहुत अच्छी है इससे, और ऐसी पुलिस से अगर उन्होंने अगर इसको इन्वेस्टिगेट करना है, और पिछले 2 वीक से पुलिस की तरफ से मुकम्मल साइलेंस है, और ये भी कोई दूसरी एक्टिविटी नहीं नजर आ रही कि क्या वो एक्चुअली इस मामले को कुछ सच सामने लाने के लिए कुछ या कोई रियलाइजेशन है, ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा। अगर अनलेस के इनके ऊपर पुलिस के ऊपर तो बहुत मैसिव प्रेशर ना हो, और अगर कोई उनको पाकिस्तान की तरफ से या यूनाइट या किसी और फोरम की तरफ से, मुझे नहीं लग रहा कि इस पुलिस ने कुछ खारोज या कुछ एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन कर रही है जिससे अर्शिद शेख और उसकी फैमिली को जस्टिस मिले। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा अली शाह साहब, इरम अब्बासी साहिबा और अमारा शाह साहिबा। ये था आज का प्रोग्राम। आज इंशाल्लाह कमिंग मंडे एट 8 o'clock। अल्लाह हाफ़िज़।